बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हमजा गिलानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे कराची स्टॉक मार्केट में मंदी क्यों हुई और कितनी हुई। 100 इंडेक्स 47,000 की नफसाती हद से गिर कर 46,000 की नफसाती हद पे आ गया। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। दूसरी जानब अगर मैं बात करूं करेंसी मार्केट की, तो इंटरबैंक और रुपए मार्केट में डॉलर ने तारीख रकम कर दी है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 303 रुपए और रुपए मार्केट में डॉलर दौरान ट्रेडिंग 323 रुपए पर ट्रेड हुआ। तारीख की बुलंद तरीन सतह को डॉलर छू गया है। रुपये की मुसलसल बेकदरी का सिलसिला जारी है, जिसकी बुनियादी वजह इंपोर्ट बिल की अदायगियां और बैरूनी कर्जों की अदायगियां हैं। इसके अलावा प्रोग्राम में आज बात की जाएगी मुआशी मसाइल जो ऑटो सेक्टर को घेर चुके हैं उस हवाले से, और इन्हीं हालात की वजह से जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनके मालियाती नताइज रेड स्केल पर आ गए हैं। ऑटो सेक्टर में सुजुकी कंपनी, इंडस मोटर कंपनी और सुजुकी कंपनी ने मालियाती नताइज का ऐलान कर दिया है और इंडस मोटर कंपनी के मुनाफे में 39% कमी हुई है और 9 अरब 66 करोड़ रुपए मुनाफा रह गया इंडस मोटर कंपनी का, जो गुज़िश्ता साल 15 अरब 80 करोड़ रुपए था। और अगर सुजुकी कंपनी की बात की जाए तो सुजुकी कंपनी को भारी नुकसान हुए। गाड़ियों की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, लेकिन कुव्वत खरीद ना होने की वजह से ऑटो सेक्टर को शदीद मुश्किलात का सामना है। पिछले साल पाक सुजुकी को 1,72,40,000 रुपए का मुनाफा हुआ था और सुजुकी को 6 माह में 9 अरब 66 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ है। यानी मुनाफा नुकसान में बदल गया और इंडस मोटर कंपनी के मुनाफे में वाज़ेह कमी आई है। ये ऑटो सेक्टर इस वक्त ज़बो वाली की जानिब गामज़ान है, जिसकी बुनियादी वजह एलसीज़ के मसाइल हैं, डॉलर का बढ़ना है, कुव्वत ख़रीद का कम होना है, इन्फ्लेशन है। ये तमाम अवामिल हैं जिसकी वजह से ऑटो सेक्टर जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल में आता है वो इस वक्त डिक्रीज़ है और डाउनफॉल है। और गुज़िश्ता एक साल से हम देख रहे हैं कि ऑटो सेक्टर मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार है। इसके अलावा अगर बात की जाए, सरमायाकार इस वक्त इंतहाई तजब्जुब का शिकार है कि वो इन्वेस्टमेंट किस सेक्टर में करें। आया कि स्टॉक में करें, स्टॉक इस वक्त नीचे की जानिब है। आया कि गोल्ड में करें, तो गोल्ड के अंदर मैनिपुलेशन स्पेकुलेशन का रेट बहुत हाई है। आया कि कोई इंडस्ट्री लगाएं, तो मुल्क में जारी जो तवानाई का बहरान है और जो टैरिफ की जो कीमतें आसमान पर जा रही हैं, तो इस वजह से इंडस्ट्री भी नहीं लग रही है। तो सरमायाकारों को शदीद मुश्किलात का सामना है, लेकिन सरमायाकारों का हौसला बुलंद करने के लिए ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने एक अच्छा काम किया है और ईरानी तिजारत को बढ़ाने के लिए मुल्क में ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ईरानी तिजारती वफ़द को अपने ऑफिस में आज बुलाया था और डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर ईरान के ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर आए और उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि मुस्तक़बिल के अंदर तिजारती सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जाएगा। पाक और ईरान ट्रेड को बढ़ाने के लिए दोनों ममालिक इस वक्त फ़ाल हैं और टीडैप के CEO ज़ुबैर मोतीवाला ने इस वफ़द का इस्तकबाल किया और बड़ी खुशहाइन बात है कि एक उम्मीद की किरण सामने आ रही है। और ईरान तो वैसे ही हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है तजारती मामलात में, लेकिन अब देखना यह है कि जो मुल्क के जो मुआशी मसाइल हैं, जो एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है हमारा, इसमें बैरूनी सरमायाकारी कब तक आती है और किस तरीके से एडजस्ट होती है, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान कोशिशों में लगा हुआ है कि किसी तरीके से बैरूनी सरमायाकारी का तसलसल बहाल हो। आज इन तमाम मौज़ूआत पे हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं जाऊँगा स्टॉक मार्केट पे, और कराची स्टॉक मार्केट के अंदर जिस तरीके से सरमायाकारों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा उसकी तफसील मैं आपको बता दूँ कि मार्केट का आगाज़ तो ग्रीन जोन के साथ हुआ था, लेकिन इख्तिताम रेड जोन के साथ हुआ। मार्केट 708 पॉइंट्स माइनस बंद हुई है। 46,700 के लेवल पे 100 इंडेक्स बंद हुआ है। 47,300 का आज हाई लेवल था और 46,500 का आज लो लेवल था, जिसकी बुनियादी वजह मार्केट का गिरना मैं यही कहूँगा कि जिस तरीके से इंटरबैंक और रुपए मार्केट में डॉलर बढ़ रहा है, सरमायाकारों को इंतहाई तशवीश है। फिर सियासी मसाइल अलग हैं, आइनी बहरान मुल्क में है, इसके अलावा सियासी कशीदगी है। ये तमाम अवामिल है जिसकी वजह से सरमायाकार इंतहाई मुताद हो गए और 216 मिलियन का आज वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। 62 कंपनीज ऐसी थी जिनकी शेयर्स में आज हमने इजाफा देखा और 244 कंपनीज ऐसी थी जिनकी शेयर्स में आज हमने कमी देखी। तो कराची स्टॉक मार्केट में आज शरीर बंदी का रुझान रहा। 700 पॉइंट माइनस गई कराची स्टॉक मार्केट और सरमायाकार इंतहाई मुताद हो गए। ऑयल और गैस सेक्टर के शेयर्स में हमने लेन देन देखा, लेकिन चूंकि करेक्शन भी ड्यू थी, पहली मार्केट इतनी ऊपर जा चुकी थी, लोगों ने बाइंग की हुई थी, सेलिंग तो करनी थी। और फिर जाहिर सी बात है मुल्क में जिस तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स नेगेटिव जा रहे हैं तो उसका एक इम्पैक्ट नेगेटिव क्रिएट हुआ और इसी की वजह से 100 इंडेक्स 47,000 की नफसातियत से गिरकर 46,000 की नफसातियत पे आ गया। तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है और यही जाहिर हो रहा है कि आने वाले दिनों में भी कराची स्टॉक मार्केट में पोजीशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हाई नहीं होंगे। अब अगर मैं बात करूँ फॉरेक्स मार्केट की,
तो इंटरबैंक मार्केट में आज डॉलर 303 रुपये पे ट्रेड हुआ, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 303 रुपये 20 पैसे, 303 रुपये 25 पैसे की सतह पे ट्रेड हुआ इंटरबैंक मार्केट में डॉलर। और ओपन मार्केट में डॉलर दौरान ट्रेडिंग तारीख में पहली दफा 330 रुपये का हो गया, 315 रुपये से लंबी छलांग लगाई, 8 रुपये का इजाफा हुआ और ओपन मार्केट में डॉलर 323 रुपये का हो गया। ये जो गैप है इंटरबैंक और ओपन मार्केट का, ये तवातुर के साथ बढ़ रहा है और इसकी बुनियादी वजह यही है कि आपके मुल्क में इन्फ्लोज नहीं है। और इसी हवाले से इस वक्त प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी हैं जफर पराचा। मैं उनसे जानूंगा कि क्या वजूहात हैं कि तवातुर के साथ इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर बढ़ रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं और आइंदा आने वाले दिनों में आप इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर को कहाँ देख रहे हैं, क्योंकि IMF ने कहा है कि गैप बढ़ना नहीं चाहिए इंटरबैंक और ओपन मार्केट के दरमियान 1.25% से, लेकिन इस वक्त गैप 5% तक पहुँच चुका है और ग्रे मार्केट के अंदर डॉलर 335 और 340 यानी 335 और 340 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। तो रेमिटेंसेज हमारी वैसे ही बहुत ज़्यादा नीचे जा चुकी हैं और यह मुस्तकबिल में मजीद रेमिटेंसेज हमारी हिट होंगी। इसी हवाले से जफ़र पराचा से मैं बात करूँगा। जी जफ़र साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज़ आ रही है जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जफ़र साहब, तवातुर के साथ इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर 315 से 318 पे जा पहुंचा था, फिर दौरान ट्रेडिंग हमने देखा कि एक लम्हे के लिए डॉलर 322 330 रुपये तक गया। तो ये तो बड़ी अचंभे की बात है। इस तरीके से तो हमारा मुआशी पहिया बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा और हम IMF की शराइत को पूरा भी नहीं कर पाएंगे। देखिए जनाब, बात यह है, डॉलर बढ़ने की मेन वजह ही IMF है, जो उन्होंने हमको कंडीशन लगाई है कि हमने नॉन असेंशियल आइटम्स को इंपोर्ट करना है, जो कि सालाना इजाफी बोझ हमारे खजाने पे पड़ेगा $25 बिलियन का, और हम उनके पास लेने के लिए जा रहे हैं $3 बिलियन। एक साल से पैर रगड़ के हमको $1 बिलियन मिला है, बाकी 2 रहता है, वो भी अल्लाह जाने मिलता है या नहीं। तो एक तो उसकी वजह से ये हमारे रुपए पे दबाव आया जब से हमने नॉन असेंशियल आइटम खोली, और ख़ास तौर पे जो स्टेट बैंक गवर्नर और उनकी टीम ने जो मेहनत की थी असेंशियल नॉन असेंशियल आइटम की, और हमारा ट्रेड डेफिसिट तकरीबन ना होने के बराबर हो गया था, और इस शर्त की वजह से पिछले महीने $1 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट गैप आया 1 साल के बाद। बिल्कुल। तो ये IMF की बड़ी अजीब बात है कि हम उनके पास $1 बिलियन के लिए जा रहे हैं और वो कहते हैं आप $25 बिलियन की इंपोर्ट करें। तो भाई अगर हमारे पास 25, 20, 15 बिलियन डॉलर भी होते तो हम उनके पास जाते क्यों? तो एक वजह तो डॉलर बढ़ने की ये है। दूसरी वजह मेन वजह यह है कि जो हुकूमत ने नवंबर 2022 के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस जो मजीद टाइटन किए थे पब्लिक के लिए सेल परचेज के लिए, वो भी डॉलर बढ़ने की वजह बनी। वो इस तरह के आपने देखा कि रेगुलरली पिछले फिस्कल ईयर में और पिछले माह हमारी जो रेमिटेंसेस हैं वो गिर रही हैं। 20% गिरी लास्ट जुलाई में, और हमारी जो एक्सपोर्ट है वो भी गिरी। एक्चुअली वो गिरी नहीं, वो ड्यू टू आवर गवर्नमेंट कॉन्फ्लिक्ट पॉलिसीज वो डाइवर्ट हो गई ग्रे मार्केट में। और तीसरा जो गवर्नमेंट ने कहा कि इंपोर्टर को कि आप अपने डॉलर खुद अरेंज करें, उनको विंडो नहीं दी, तो उस विंडो ना देने की वजह से वो बिजनेस में डाइवर्ट हो गया हवाला मार्केट में। यानी कि हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हैं वो उसको स्मगलिंग ऑफ गुड्स, स्मगलिंग ऑफ करेंसीज और जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल उसको वो फरोग देती है। लेकिन जफर साहब, गवर्नमेंट ने इजाज़त तो दे दी एक्सचेंज कंपनीज को कि वो डॉलर को इंपोर्ट कर सकती हैं। तो इंपोर्ट की मद में डॉलर कितना पाकिस्तान आया है, क्या वो नाकाफ़ी है डॉलर की कदर को कंट्रोल करने के लिए? देखिए जनाब, इंपोर्ट जो अभी तक हम कर चुके हैं वो तकरीबन 10 से 15 मिलियन डॉलर कर चुके हैं जी। लेकिन जो हमारी मार्केट की जो एपेटाइट है वो बहुत ज़्यादा है, और हमारा जो एक्सचेंज कंपनीज का स्कोप ऑफ बिजनेस है ये नवंबर 2022 के बाद से सिर्फ 10% रह गया है। ठीक है जनाब, सिर्फ 10% रह गया है। उसके लिए भी हमारे पास सप्लाई नहीं है। हमने भी वही गलती की है जो श्रीलंका ने की। हमने फॉरेन एक्सचेंज को जो रेगुलेशंस को टाइट किया और हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो ड्राई हो गई, सप्लाई ना होने के बराबर है। जफर साहब, श्रीलंका में डॉलर का रेट और पाकिस्तान में डॉलर का रेट तकरीबन बराबर आ चुका है, तो आप समझते हैं कि आइंदा वाले दिनों में हम श्रीलंका को बीट कर जाएंगे? मेरा ख्याल है श्रीलंका में 330 रुपए जाके, मैं आज की चंद दिनों से अपडेट नहीं हूं, लेकिन 300 रुपए में वापस आ गया था। और इस मैं वक्त फिर ये कहूंगा
क्या वो फिर भी एक कौम है, हम तो हुजूम है, ठीक है जी। सही है। और हमारे यहाँ भी पता नहीं हम कहाँ जाएंगे। यानी और इस वक्त हम श्रीलंका से आगे जा चुके हैं डॉलर रेट पे, आप ये कह रहे हैं? जी जी जा चुके, इस वक्त खित्ते में हम सबसे आगे हैं, ठीक है। आइंदा आने डॉलर वाले के दिनों में, आइंदा आने वाले दिनों में आप क्या देखते हैं, डॉलर का रेट कहाँ पे जा सकता है? वैसे तो हम लोग दिल पे पत्थर रखकर ये बात कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि रुपया मजीद डेप्रिशिएट हो, लेकिन हालात ऐसे ही हैं। आप क्या समझते हैं? देखिए जी, मुझको आइंदा आने वाले दिनों में भी रुपए पे दबाव लगता है, क्योंकि आपकी ग्रे मार्केट बड़ी तेजी से बढ़ रही है। खास तौर पे इस वक्त पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज इलीगल बिजनेस बहुत लुक्रेटिव हो गया, बहुत प्रॉफिटेबल हो गया है, और इंस्टेंट आपको प्रॉफिट मिल जाता है। जी। अगर पहले 10,000 लोग थे इलीगल काम करने वाले, अब मैं समझता हूँ 1 लाख से ज्यादा बढ़ गए हैं। और टॉप टू बॉटम, बड़े से बड़े लोग, छोटे से छोटे लोग, जैसे अभी कल परसों हमारे वजीर खजाना साहिबा ने फरमाया कि हम क्रैक डाउन करेंगे। तो मेरा कहना यह है कि क्रैक डाउन करने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो इसके मेन बेनिफिशरीज हैं उन्हीं की अंडर द अम्ब्रेला ये काम हो रहा है। जो पकड़ने वाले हैं वो खुद इसके स्टेक होल्डर हैं और बेनिफिशियरी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपका आपका बहुत बहुत शुक्रिया जफर साहब। बिल्कुल, क्रैक डाउन करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक हम मैनिपुलेशन और स्पेकुलेशन को नहीं रोकेंगे, डॉलर की स्मगलिंग को नहीं रोकेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जफर साहब, आपने हमें आगाह किया। आइंदा आने वाले दिनों में, बातें आइंदा आने वाले दिनों में डॉलर की कीमत में इजाफा होगा, इंटरबैंक यूरोपियन मार्केट में रुपया मजीद डेप्रिशिएट होगा। एक अहम खबर मैं आपको यहाँ दूंगा कि मुशावरती इजलास ताजरान का ख़त्म हो गया है और ताजरों ने बड़ा अहम फैसला किया है। और ताजरों का क्या अहम फैसला रहा है, क्या मुशावरत हुई है, और आइंदा आने वाले दिनों में बिजली के इजाफी बिलों के हवाले से तमाम सरकर्दा ताजर तंजीमों का क्या फैसला आया है, इसी हवाले से मैं आपको अपने प्रोग्राम में सुनाऊंगा। सिंध ताजर इत्तेहाद के चेयरमैन जमील पराचा ने क्या कहा। आइए वो शॉट देखते हैं कि जमील पराचा ने क्या कहा है न्यूज़ वन से खुसूसी गुफ्तगू में। 48 से 72 घंटे में अगर हमारे मामला दुरुस्त ना किए गए तो फिर जाहिर है हमें कारोबार अपना बंद करना पड़ेगा। एहतजाज तो हम कर ही रहे हैं, एहतजाज इस दौरान भी जारी रहेंगे। बहुत वक्त गुजर चुका, अब तो सिर्फ अमल का टाइम है। ये बात वाज़े तौर पे बता दूं कि निगरान हुक्मरान जो होते हैं सिर्फ इलेक्शन कराने आते हैं, ये पूरे इख्तियारात के साथ आए और इनका कोई पता नहीं है कब तक ये बैठे रहें। तो लिहाजा इनके पास पूरा इख्तियार है कि अगर ये चाहें तो एक दिन में भी हमें रिलीफ दे सकते हैं। एक दिन में भी चाहें तो रिलीफ मिल सकता है। निगरां हुकूमत के पास इख्तियारात हैं। ताजरान ने आखिरकार सर जोड़कर ये फैसला सादिर कर दिया है, हुकूमत को डेडलाइन दे दी है कि बिजली के बिलों में जो इजाफी बिल हैं और उनकी कीमत को कम किया जाए। तमाम ताजर इस बात पे एक फोरम पे जमा हो गए हैं और 48 घंटों का अल्टीमेटम हुकूमत को दे दिया है। ताजरों का आज अहम मुशावरती इजलास ख़त्म हुआ है। इस हवाले से ताजर इत्तेहाद के चेयरमैन जमील पराचा ने न्यूज़ वन से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए यह ऐलान भी कर दिया है कि हम हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं। अब देखना ये कि हुकूमत ताजरों के खदशात तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में क्या करती है, ये बड़ा एक सवालिया निशान है। और इसी हवाले से ताजरों ने एक और मीटिंग बुलाई है कल, और देखना यह है कि ताजर अब क्या अपना एहतजाज का दायरा शहर से बढ़ाकर सूबे तक लेके जाएंगे और सूबे से बढ़ाकर क्या मुल्क की सतह पर लेके जाएंगे, ये कल ही फैसला हो जाएगा। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टॉक और ऑटो सेक्टर के हवाले से हम ब्रेक के बाद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आइएगा। वेलकम बैक। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है शहरियार भट्ट, स्टॉक एक्सपर्ट हैं। कराची स्टॉक मार्केट में आज मंदी का रुझान रहा, इस हवाले से हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। इनके साथ ही हैं ऑटो एक्सपर्ट और बिजनेसमैन मशहूद अली खान। इस वक्त ऑटो सेक्टर ज़बू हाली की जानिब गामज़न है, और इस वक्त तो नहीं है, गुज़िश्ता कई माह है। इन तमाम उमूर पर हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शहरियार में आपकी जानिब आऊँगा। कराची स्टॉक मार्केट 700 पॉइंट्स आज माइनस गई, और हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कई हफ्तों से सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हाई नहीं है सरमायाकारों के। और देखें, करेक्शन तो ड्यू थी, लेकिन फिर भी जितने मौसमी मसाइल इस वक्त हम सामने देख रहे हैं, तो इस हवाले से कराची स्टॉक मार्केट का नीचे जाना तो बनता था। लेकिन आज ट्रांजेक्शन का हवाल आप हमें थोड़ा बताएं, और आइंदा आने वाले दिनों में कराची स्टॉक मार्केट कहाँ पर स्टैंड करेगी? देखिए, आज जो हमने देखा कि कारोबार का आगाज़ तो मुस्बत अंदाज में होता है, लेकिन फौरी तौर पे मार्केट में सेलिंग गालिब आ गई मार्केट के अंदर। जिस तरह से हमने पिछले दिनों देखा है कि अगर मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर जाऊं,
30 जून को जब IMF के साथ हमारा मुआहदा होने में लगा था तो उस वक्त 41,500 के बाद हमारा इंडेक्स था। उसके बाद स्ट्रेट अवे मार्केट में तकरीबन 7,000 से ज़ायद पॉइंट का हमने इजाफा देखा और मार्केट इस वक्त ट्रूली रिफ्लेक्ट करे जो कुछ पाकिस्तानी इकोनॉमी में हो रहा है, क्योंकि हम डिफॉल्ट के खतरात से बाहर निकले थे। उसके बाद मार्केट ने एक बुल रन दिखाया था, लेकिन सडनली हमने देखा जो वादे किए गए, खासतौर पर हमारे जो दोस्त ममालिक की जानिब, सऊदी अरेबिया की जानिब से कहा जा रहा था कि $8 अरब का एक फंड आ रहा है, एक रिफाइनरी बनने जा रही है हब की साइड के ऊपर, तो वो एग्जीक्यूशन हमें नजर नहीं आई। फिर दूसरी तरफ हमने देखा कि जिस तरह से निगरान हुकूमत आई है उसके फौरी तौर पे जो हमारा रुपी डेप्रिसिएशन हुई है और तकरीबन 14 रुपये से जायद की कमी हम विटनेस कर चुके हैं गुज़िश्ता चंद रोज़ में, तो उसके बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इसका असर आना बिल्कुल यकीनी था और हमने देखा कि मार्केट के अंदर सेलिंग देखने में आ रही है और पिछले हफ्ते भी तकरीबन 500 से जायद पॉइंट की कमी विटनेस की गई। आज भी सुबह जब कारोबार के आगाज़ के बाद हमने देखा कि मार्केट में सेलिंग है। आज जो बुनियादी वजह, एक तो रुपी डेप्रिसिएट हुआ, 303 रुपये का हाई किया, तो उसके बाद मार्केट को कुछ सहारा दिया हुआ था जो रिजल्ट सीजन चल रहा है। आपने देखा होगा कि बैंकिंग स्टॉक्स के काफ़ी आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आए जिन्होंने मार्केट को सहारा दिया। खासतौर पे अगर मैं नाम लूँ, अगर UBL के आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स आए और इसके अलावा मीज़ान बैंक ने बहुत आउट परफॉर्म किया। लेकिन एक IT सेक्टर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन आज हैरानकुन तौर पे जो IT की जो 2 बड़ी कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है। तो हमने देखा कि उनको फ्लोर भी लगते हुए भी देखा इंटरडे में। फिर रिफाइनरी के स्टॉक्स थे, उनमें काफ़ी सेलिंग आज देखने में आई। फिर साथ साथ ये सिलसिला पूरा दिन जारी रहा और आखिर में एक्टिव क्लाइंटेल हम देख रहे हैं कि उसका रेशो दिन ब दिन डिक्रीज हो रहा है। लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध कर स्टॉक एक्सचेंज से जा रहे हैं, तो ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और IPOs भी सीज हैं इस वक्त। एक नई कंपनी आई थी लिस्टेड होने के लिए, लेकिन हम अगर दूसरा ममालिक की बात करें, चाइना, इंडिया, तो वहाँ पे तो IPOs जो हैं वो स्टैंड बाई, उनको टाइम ही नहीं मिलता, वो लाइन पे लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो है वो नई कंपनी लिस्टेड होने के लिए आ ही नहीं रही, तो ये तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है स्टॉक के लिए। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? नहीं, यकीनी तौर पे जो IPOs हैं वो किसी मार्केट की जान होते हैं। अगर आप देखेंगे पिछले 8 से 10 साल में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कंपनीज बढ़ने के बजाय कम हुई हैं। रेगुलेटर्स ने एक अच्छा इकदाम उठाया था, जैम बोर्ड लेकर आए थे मार्केट के अंदर। अगर आपका पेड अप कैपिटल कम है तो आप जैम बोर्ड के थ्रू मार्केट के अंदर एंट्री ले सकते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट भी इतनी चली नहीं। हमने देखा कि 3 से 4 कंपनीज आई हैं, फिर उसके बाद इतनी एक्टिविटीज़ नहीं हो रही। उसकी बुनियादी वजह जो शरह सूद पाकिस्तान में इस वक्त है 22% के ऊपर है। अभी तो मजीद बढ़ने वाली है शरह सूद। एग्जैक्टली ये तो नोशिस्ता दीवार है कि आने वाले दिनों में शरह सूद और बढ़ सकती है। लेकिन IPO की जहाँ तक बात है, तो जब इन्वेस्टर देखता है कि इंटरेस्ट रेट इतना हाई है, फिर उसके बाद क्यों ना बैंक्स में रखकर फिक्स इनकम के अंदर ही हम प्रॉफिट लें, बजाय इसके कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में है और इतनी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है और पाकिस्तान भी जिस तरह की सिचुएशन से गुजर रहा है, आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो आज साथ साथ जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान में क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा कम थे, आप देख रहे हैं UIN नंबर खत्ते में सबसे ज़्यादा कम है। पॉपुलेशन ग्रोथ हमारा 2.5% सबसे ज़्यादा, हम बच्चे पैदा करने में सबसे आगे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के अंदर हम सबसे कम आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं, आप देख रहे हैं इसके अंदर। और तो ब्रेन भी हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा हो रहा है। हम जितनी तेज़ी से हमारे पाकिस्तान से लोग बैरून मुल्क जा रहे हैं, इसकी नज़ीर भी इससे पहले कभी नहीं मिली हमें। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पे जो जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो सारे नेगेटिव साइड के ऊपर जा रहे हैं। आप देखें, रिजर्व हमने बड़ी मुश्किल से बिल्डअप किए थे, $8 बिलियन से ऊपर, वो भी नीचे आना शुरू हो गए, रेमिटेंसेस भी कम हो रहे हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड आप देख रहे हैं कि मायूस कुन सिचुएशन है। अब ऑटो सेक्टर के हवाले से मैं मशहूर साहब से बात करूंगा। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल में ऑटो सेक्टर का बड़ा कलीदी किरदार होता है। मशहूर साहब, वो तो माइनस में जा रहा है और गुज़िश्ता हम देख रहे हैं 1 साल से ऑटो सेक्टर जम्मू हाली की जानिब गामज़ान है और मालियाती नताइज भी इस बात का सबूत है कि कंपनीज अपना अच्छा आउटपुट नहीं दे रही हैं। तो आइंदा आने वाले दिनों में क्या आप ऑटो सेक्टर को मुकम्मल तौर पर शट डाउन देख रहे हैं पाकिस्तान में? नहीं, अनफॉर्चुनेटली देखें आप 1-1.5 साल से देखें ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पाकिस्तान में जो रोल प्ले करती है गवर्नमेंट में, GDP में 25% तो इंडस्ट्री सपोर्ट कर रही है। उस इंडस्ट्रीज़ में टॉप 3 इंडस्ट्रीज़ में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री आती है। अनफॉर्चुनेटली लास्ट 1.5 ईयर इस इंडस्ट्रीज़ को जिस तरह से इग्नोर किया गया है, तो रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे हैं कि ये जो रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, ये इंडस्ट्री जो इन्वायरमेंट जनरेट कर रही थी, वो अनफॉर्चुनेटली डिक्लाइन हुआ और बड़ा शार्प डिक्लाइन है। ये शार्प डिक्लाइन हमें बताता है कि आने वाला फ्यूचर हमारी इस इंडस्ट्रीज़ के लिए कोई अच्छा नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इसको इग्नोर क्यों किया गया? आपने कहा इसको इग्नोर किया जा रहा है, जब ये लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल है, लोगों को रोज़गार देता है ये सेक्टर, टैक्स देता है ये सेक्टर, उसके बावजूद भी इसको इग्नोर क्यों किया गया? देखिए ना, पॉलिसीज़ बनती हैं। आप लास्ट 1.5 ईयर में देखें, सबसे पहली पॉलिसी आपने इस इंडस्ट्रीज़ को जो हिट की है वो ये कि आपने 3 मिलियन से ज़्यादा कार फाइनेंसिंग नहीं होगी, सबसे पहला। दूसरा, आपने लीजिंग में आपको प्रॉब्लम हुई कि आप इंपोर्ट करने में LCs में आपको प्रॉब्लम्स होने लगी।
तीसरा आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किया जो ग्रेजुअली 11% से आज आप 22% और मार्केट में विद द कमर्शियल बैंक की 25-26% पे जा रही है। इस पोजीशन पे कार फाइनेंसिंग नहीं होगी तो सेक्टर तो ये डिक्लाइनिंग पे आना ही था। दूसरा अभी भी आपके डॉलर्स आपके कंट्रोल में नहीं है। मैं फिर बोलूँगा कि कहा गया हमारे यहाँ के पाकिस्तान में सागडार साहब आ रहे हैं, जादू की छड़ी चलाएंगे और सब कंट्रोल होगा, मगर ऐसा है नहीं। ग्राउंड रियलिटी को जब तक हम लोग फोकस नहीं करेंगे, उस पर निगाह नहीं मारेंगे तो ये नुकसानात हम उठाएंगे। आज ये हुआ है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी बढ़ गई है, आपका वॉल्यूम 25% पे रह गया है कार इंडस्ट्रीज का, तो ये 25% पे इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं करती है। आइंदा आने वाले दिनों में तो मसूद साहब इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, डॉलर भी बढ़ेगा, फिर कहाँ देख रहे हैं आप इंडस्ट्री को? तो ये तो इंडस्ट्रीज में सबसे पहला झटका आपको मैं बताऊं कि आप लोग गवर्नमेंट कहती है जो रियलाइज नहीं कर रही, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती थी इंडस्ट्री, उसके इंटरप्रीन्योर्स स्मॉल एंड मीडियम से जो ताल्लुक़ रखने वाले सबसे पहले तो वो ख़त्म हो जाएंगे। आपको एहसास होना चाहिए जो एक एंटरप्रेन्योर 50 या 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा था, वो ओनर अगर अपने प्लांट बंद कर रहा है तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। हमारी 1.5 साल के अंदर हमें प्रायोरिटीज़ नज़र नहीं आ रही इंडस्ट्रियलाइजेशंस की। अभी जैसे भाई ने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज में नहीं आ रहा, इसलिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसीज़ नहीं है, और जब तक ये पॉलिसीज़ नहीं होंगी तो हम इसी तरह शिकार रहेंगे। बिल्कुल, पॉलिसीज़ तो हमारे मुल्क में कभी नहीं रही, और जब भी बनती हैं तो वो आगे नहीं बढ़ती। हमारे मुल्क में पॉलिसीज़ का हमेशा से फुकदान रहा है, इसी की वजह से हमारा बिज़नेस सर्कल, हमारा ट्रेड सर्कल हमेशा से डिस्टर्ब रहा है, और यही अवामिल है जिसकी वजह से आज हम लोग लार्ज मैन्युफैक्चरिंग के स्केल -11% पे पहुँच चुका है। और इन्हीं तमाम अवामिल पर हम गुफ्तगू करेंगे। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। क्या पाकिस्तान इंडिया की तरह कभी गाड़ी बना सकेगा? और जब बना सकेगा तो जाहिर सी बात है हम एक्सपोर्ट पे उसकी पॉलिसी बना सकेंगे, एक्सपोर्ट कर सकेंगे। क्या पाकिस्तान अपने ऑटो सेक्टर को इतना मजबूत कर सकेगा कि हम अपने ख़त्ते में ही मुकाबला कर लें अपने इर्द गिर्द जो ममालिक हैं? लेकिन ये तमाम सवाल सिर्फ सवाल ही हैं, क्योंकि ऐसी पॉलिसीज़ हमें नज़र नहीं आती। मशहूद साहब, क्या इंडिया की तरह हम भी कभी गाड़ी बना सकेंगे? और गाड़ी बना ली तो जाहिर सी बात है पर हम एक्सपोर्ट की तरफ भी जाएंगे, तो ये ख्वाब जो हम देखते हैं इतने कई सालों से हम देख रहे हैं, ये कभी पूरा होगा? नहीं, देखें, एक्सपोर्ट की जब बात करते हैं ना, तो हमारे यहाँ जो इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो उनकी एक ग्लोबलाइजेशन में वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। क्या उनके पास मदर कंपनी से अप्रूवल है? सबसे पहले तो हमारा जो स्ट्रक्चर बना था ना ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ का पाकिस्तान में, वो इस ख्वाब से नहीं बना था कि हम पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करें। हमने जब भी इनवाइट किया लोगों को तो हमने अपनी लोकल मार्केट पे फोकस किया। यानी एक्सपोर्ट करने की पॉलिसी हमने कभी बनाई नहीं, आप ये कह रहे हैं? हाँ, अर्ली 80s में से शुरू करें ना आप। जब आप किसी को इनवाइट करते हैं कि पाकिस्तान में आएँ, इन्वेस्टमेंट करें, तो दो है कि पाकिस्तान मार्केट के लिए या आप पाकिस्तान के साथ साथ रीजन के लिए। तो हमने कभी इस तरह से इनवाइट नहीं किया, हमने कि बस आप आ जाएं किसी तरह, आप पाकिस्तान। लोग आ गए। अब पाकिस्तान मार्केट इज़ अ बिग मार्केट, मगर ये एक्सपोर्ट के लिए नहीं था। जब एक्सपोर्ट की अप्रूवल नहीं है किसी भी OEM के पास, तो वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। इस वक्त तमाम OEMs 9 OEMs है, उनमें से 1 या 2 के पास उसने लाइसेंस लिया हुआ है, तो डेफिनेटली वो इन फ्यूचर करेगा पाकिस्तान में रीजन। मगर हमारे यहाँ मैंने कहा ना, पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन पे उस तरह से फोकस हमने नहीं किया कि हमें आगे करना क्या हम है। गाड़ी कब बनाएंगे अपनी मेड इन पाकिस्तान? नहीं, पाकिस्तान की तारीख में ये मौके मिले। हमने 3 डिफरेंट टाइम पीरियड में 3 डिफरेंट पाकिस्तानियों ने अपनी गाड़ी यहाँ पे डेवलप भी की, मैन्युफैक्चरिंग भी की, डिज़ाइन भी की। अगेन वो ब्यूरोक्रेसी का और गवर्नमेंट की पॉलिसी का शिकार रहे वो लोग, आज वो नहीं नज़र आ रहे। मगर हमारे पास एक पिकअप हमने ये किस दौर में हमने डिज़ाइन 1988 और अर्ली 90s के ज़माने में एक पिकअप हमने पाकिस्तान में बनाई। बड़ा मिडिल क्लास का बंदा था जिसने ये इनिशिएटिव लिया, तो इसको सपोर्ट, हमारे यहाँ रोल जो हीरो होते हैं ना पाकिस्तानी हीरोज़, हम उनको सपोर्ट नहीं करते, उन्होंने सपोर्ट नहीं की। उसके बाद एक पाकिस्तान का एक ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, फ़रोज़ खान ने अपनी आदम मोटर बनाई, उसको गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं। हम लोकल ब्रांड्स को या लोकल प्रोडक्ट को जब तक ओनरशिप नहीं लेंगे हम पाकिस्तानी कि यार ये हमारी प्रोडक्ट है, हम इसको, तब तक हम कुछ कर नहीं सकेंगे। इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं कि हम लोग अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हम लोग पार्ट्स तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें तो पाकिस्तान थोड़ा बेहतर है। नहीं, डेफिनेटली हमारे जो सेक्टर ऑटो सेक्टर में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 25 से 30 ऐसी बड़ी कंपनीज हैं
जो अपनी सेल्फ कैपेसिटी में एक्सपोर्ट कर रही हैं। और पाकिस्तान में आज माशाल्लाह से हमारे जो सेक्टर के लोग देखा जाता है उसमें 57 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट हो रही है। तो ये सेल्फ मेड लोग हैं और ये जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये वर्ल्ड मार्केट की आफ्टर मार्केट होती है, वो उसमें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा जो विजन एज ए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारा विजन होना चाहिए कि हम इन पार्ट्स मैन्युफैक्चरर को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाएं, यानी कि उसके लिए प्रिपेयर करें उन लोगों को कि वो ओईएम के साथ बैठे, गवर्नमेंट ओईएम के साथ बैठ के एक रोड मैप बनाए कि इनमें से फर्स्ट 5 ईयर्स में हम 15 कंपनीज को रजिस्टर करवाएंगे। तो एक रोड मैप बनाता है। हमारे यहाँ किसी भी चीज़ के लिए हमने रोड मैप बनाएंगे, हमने एक एडहॉक पॉलिसी ज़रूर बनाई कि यार फौरन ये कर लें, इससे मसाइल, उससे हमने देखा 75 ईयर्स में हमने मसाइल का हल नहीं किया, मसाइल बल्कि बढ़ गए हैं हमारे साथ। ये ऑटो पार्ट जो हमारे मुल्क से एक्सपोर्ट होते हैं, इसका वॉल्यूम क्या है और कौन कौन सा ममालिक में एक्सपोर्ट होते हैं मशहूर साहब? देखिए इस वक्त जो 54 कंट्रीज तकरीबन हैं जिन मुल्कों में हमारी एक्सपोर्ट हो रही है ऑटो सेक्टर्स की, उसमें जो कंपोनेंट्स हैं जो जाते हैं हमारे से, वो व्हील हब्स हैं, रबड़ हैं, इंटीरियर पार्ट्स के किट्स हैं, हमारे पास हैंड ब्रेक्स हैं, स्टीयरिंग व्हील है, रेडिएटर है। ये वो पार्ट्स हैं जो कि हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। ये अच्छा, ये एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो ये आप ये जहन में रखिएगा, ये कम्पीट कर रहे हैं। कंपटीशन इनके साथ किन का है? इंडिया, चाइना, वियतनाम, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया। तो वो लोगों की क्वालिटी और प्राइसेस एग्जिस्ट कर रही है, स्टैंडर्डाइजेशन पे है, तो मार्केट पे उनको अपॉर्चुनिटीज मिली है। और वॉल्यूम क्या हो जाता है हमारी एक्सपोर्ट का अंदाजे के मुताबिक? देखिए इस वक्त जो हमारी एक्सपोर्ट है वो वैसे ऑटो सेक्टर की हम ये कह सकते हैं कि इतनी वो ना नजर आने वाली है, क्योंकि सेल्फ मेड मैंने कहा ना, एक होती है गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है, ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में। लास्टली मैं एक बात कहूंगा कि हम ये कहते रहेंगे यार हमें बड़ा प्रॉब्लम्स आए, सबसे बड़ा जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो है, ये है कि गवर्नमेंट और इंडस्ट्री का या बिजनेसमैन का है। हमें इस ट्रस्ट डेफिसिट को कम करना है। हम फॉरेन डेफिसिट को छोड़ दें, हम पहले ट्रस्ट डेफिसिट को रिड्यूस करें, तो यकीन जानिए हर एक चीज का हल है। ट्रस्ट डेफिसिट तो कब नहीं हो सकता मशहूर नहीं, साहब? हमें करना है, अभी गवर्नमेंट को ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि आपको बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लें, पॉलिसीज बनाएं। अभी तो गवर्नमेंट जो आई है केयर टेकर, उसको तो ये नहीं पता कि उससे क्या क्या करना है। तेरे मौसी चैलेंजेस सामने आ गए, तो वो ट्रस्ट डेफिसिट को दूर करने की पॉलिसी पे तो बहुत बाद में जाएगी और बहुत ताखिर हो चुकी होगी उस वक्त। जब तक अगर वो जितना डिले करेंगे, चाहे वो इंटरिम गवर्नमेंट हो या आने वाली कोई भी गवर्नमेंट हो, हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी मौजूद है, हमारे पास जो गवर्नमेंट मौजूद है इस वक्त, उनको ऑन बोर्ड लेना है। अगर आप ये कहेंगे नहीं हम ऑन बोर्ड नहीं ले सकते, तो हजूर जो इस वक्त सूरत-ए-हाल है, इससे 10 टाइम्स प्रॉब्लम आपकी सामने आ जाएगी। आप शॉर्ट टर्म मत देखिए, आप लॉन्ग टर्म देखिए, आप ऑन बोर्ड बैठिए, आप इंडस्ट्रीज को ऑन बोर्ड लेके एक रोड मैप बनाइए कि हमें इस मुश्किल वक्त से निकालना है। और आप एक रोल मॉडल बनती है, गवर्नमेंट इज अ रोल मॉडल। वो कितना सेक्रीफाइस कर रही है इस वक्त? आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी आपके कंट्रोल से बाहर, गैस भी आपके कंट्रोल से बाहर, पानी आपके पास मौजूद नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी आसमान पर चलेगी। आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं? गवर्नमेंट एज अ रोल मॉडल प्ले करे कि यार हमने इतनी जगहों से कंट्रीब्यूशन अपनी कट डाउन की है, तो वो बिजनेस कम्युनिटी में ट्रस्ट बिल्डअप आएगा। अगर आप खुद नहीं कर रहे और हाँ बिजनेस कम्युनिटी में या सैलरी पर्सन पे आप टैक्स लगा देते हैं या उन लोगों पे आप बोझ डाल देते हैं जो ऑलरेडी दे रहे हैं, तो हजूर आज आपकी इंडस्ट्री 25% जो जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन दे रही थी वो रिड्यूस होना शुरू हो चुकी है। तो आपकी परसेप्शन के हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे, तो हजूर प्रॉफिट लॉस आपका हो रहा है इस वक्त। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी आपने देखा, अभी रिजल्ट्स आए हैं ओईएम्स के, तो कई ओईएम्स के डिक्लाइन हुए प्रॉफिट, वो प्रॉफिट उनका नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रिड्यूस हुआ है। बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस वक्त इनिशिएटिव लेना है और ऑन बोर्ड लेना है। अब इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कब लेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। शहरियार ये बताएं कि कराची स्टॉक मार्केट का डाउनफॉल तो मैं देख रहा हूँ कि शुरू हो गया है, क्योंकि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो अच्छे नहीं होंगे हमारे आइंदा आने वाले दिनों में। डॉलर ऊपर जाएगा, रुपी तारीखी डेप्रिसिएशन की तरफ जा रहा है, बैरूनी कर्जे हमारे सर पर हैं, स्लाइटली हमने इम्पोर्ट्स खोली और आप हमारा हाल देख लीजिए कि इस वक्त रुपया मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार है और आइंदा आने वाले दिनों में करंट अकाउंट डेफिसिट मजीद बढ़ेगा। तो ये तमाम जो इम्पैक्ट्स हैं जब ये स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग पर आएंगे, तो 46,000 का लेवल आप देख रहे हैं हंड्रेड इंडेक्स का आइंदा वाले दिनों में? देखिए ये एक बड़ी हद तक डिपेंड करता है कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या होंगी,
क्योंकि अभी जो निगरान हुकूमत आई है इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा हम लोग पूरा उम्मीद थे कि जो जैसी गवर्नमेंट आएगी दो चीज़ों में बहुत हम फोरकास्ट कर रहे थे कि ये बहुत फुर्तियाँ दिखाएंगे, खासतौर पे एक प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, और दूसरा जो SIFC एक काउंसिल बनी है उसमें इन्वेस्टमेंट बाहर से आएगी। अगर जितनी इन्फ्लोज पाकिस्तान तेज़ी से लेकर आना शुरू किए तो उससे चीज़ें कुछ बेहतर होती हुई हम देख सकेंगे, इससे काम आ सकता है। बड़ी हद तक दारोमदार इसी चीज़ के ऊपर है। और फॉर सेल का तो बोर्ड लगा दिया हमने, चल यार जी। यकीनन आ जाएंगी, क्यों नहीं आएंगी। हम सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, टेलीकॉम कंपनीज हम आउटसोर्स भी कर रहे हैं, ठेके पे भी दे रहे हैं, तो देखिए इसके आ बारे ही में जाएगी बैरूनी सरमायाकारी। जी तो बिल्कुल, इसके बारे में दो राय तो हो सकती हैं कि आया हम ये सही करने जा रहे हैं या गलत करने जा रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में प्राइवेटाइजेशन में बहुत देर कर दी हमने इसको शुरू करने में, हमें बहुत ज़्यादा पहले इसको कर देना चाहिए था। अभी आपने देखा कि PIA ऑलरेडी 100 बिलियन रुपीज़ का लॉस किया है और अभी 23 बिलियन रुपीज़ की उन्होंने एक रिक्वेस्ट डाल दी है कि हमें इस further महीने की operation चलाना तनख्वाह है। PIA ने सिविल एविएशन अथॉरिटी से लेकर अपने मुलाजमीन को दी है 1.7 बिलियन रुपीस की। तो आप इससे हाल देख लीजिए कि कितना PIA के एक ज़माने में PIA का एक नाम था और आज PIA ज़बोहाली का शिकार है। एग्जैक्टली और हमें प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कोई हल नहीं है। हम इस तरह से अपने पैसे इस तरह से नहीं कर सकते। एक पावर सेक्टर जो ब्लीड कर रहा है उसके हमें बहुत ज़्यादा लॉसेज हैं, फिर इस तरह से जो लॉस एंटिटीज़ हैं इनको प्राइवेटाइज करने की जरूरत है। और जहाँ तक बात है हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया के हवाले से कहा जा रहा था कि $8 बिलियन का इन्होंने फंड किया, तो मेरे ख्याल में हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो भी पाकिस्तान की सिचुएशन को बहुत गौर से देख रहे हैं और वो देख रहे हैं कि कहाँ हमारी करेंसी एक जगह आके रुके। तो जब हमारी करेंसी एक जगह आके रुकेगी तो फिर वहाँ से इन्फ्लोज आना शुरू होंगे। इस सिलसिले में हुकूमत को मेरे ख्याल में सारी एनर्जीज अपनी वहाँ रखनी चाहिए और फोकस करना चाहिए कि किसी तरह FDI पाकिस्तान के अंदर लेकर आए जा सकें या प्राइवेटाइजेशन करें या फंड्स को एक्टिव करें पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए। कैपिटलाइजेशन कितनी गिर गई हमारी, एक्टिव क्लाइंटेल का जो एक रेशो है वो कितना डिक्रीज हो गया, कितने रुपए का नुकसान हो गया, अरबों रुपए का कितना हम देख रहे हैं कि नुकसान हुआ है सरमायाकारों को। इस हवाले से थोड़ा बताएं, गुज़िश्ता 2-3 हफ्तों की आप अगर तफसीली हमें बताएं ताकि हमें मालूम हो कि हमारी स्टॉक मार्केट कहाँ पे स्टैंड कर रही है। देखिए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो 2016 में जब हमारा इंडेक्स 53,000 के इंडेक्स के पास चला गया तो हमारी कैपिटलाइजेशन अराउंड $95 बिलियन के पास चली गई थी। तो उसके बाद से हमने देखा कि स्लाइटली मार्केटें भी नीचे आना शुरू हुई, हमारी कैपिटलाइजेशन भी नीचे आना शुरू हुई और फिर हमने इसको कोविड के दिनों में तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया में ही डाउनफॉल आया था। लेकिन रिसेंटली जब हमने देखा कि जब ये गवर्नमेंट चेंज हुई अप्रैल 2022 में, उसके बाद से जो मार्केटें गिरना शुरू हुई और 38,000 इंडेक्स हमने इस साल के शुरू में विटनेस किया, तो उस वक्त हमारी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन थी वो गिरने के बाद तकरीबन $22 बिलियन के पास चली गई थी। फिर दोबारा हमने एक राइज देखा और बहुत ही खुशाइंद हर तरफ खुशियाँ बिखर गई थी जब हमने देखा कि 41,000 इंडेक्स से मार्केट बढ़ने के बाद 49,400 तक मार्केट गई। आर्टिफिशियल थी ना वो, तो नहीं आर्टिफिशियल आप उसको नहीं कह सकते, वो बिल्कुल मार्केट जो थी वो सेंटिमेंट्स ड्रिवन थी और जो इवेंट्स हो रहे थे पाकिस्तान में, आप IMF के प्रोग्राम के अंदर चले गए थे। अब चीज़ ये थी कि एग्जीक्यूशन होनी चाहिए थी। हमारे रिजर्व भी बढ़े, $3 बिलियन के पास आ गए थे, हमने इसको जंप होते हुए देखा $8 बिलियन के पास आ गए। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर आपने देखा कि मुसलसल हम प्लस में जा रहे थे। लास्ट मंथ हमने आज देखा कैपिटलाइजेशन कहाँ खड़ी है, आज आज पाकिस्तान- कितने अरब रुपए का नुकसान हो गया है शहरियार। आज अगर हम इसको कंक्लूड करते हैं तो चीज़ें कहाँ खड़ी हैं। देखिए आज तो काफ़ी वर्स्ट पोजीशन है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की। हम देख रहे हैं कि कैपिटलाइजेशन फर्दर डाउन होने के बाद तकरीबन $23 अरब के आसपास हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन खड़ी हुई है। मार्केट में सरमाया मुसलसल खारिज हो रहा है और हम देख रहे हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में आ रही थी वो मार्केट से कंटिन्यू डाउन साइड के ऊपर बाहर आउटफ्लो हो रहे हैं। फिर इसके साथ साथ जो म्यूचुअल फंड जो खास तौर पे उनमें काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आ रही है। जो लोकल फंड्स हैं उनकी सेलिंग मार्केट के अंदर नहीं रुक रही। इसकी बड़ी वजह ये है समझ में आती है कि लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल कर फिक्स फंड्स की तरफ जा रहे हैं या फिक्स इनकम की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर ज़रूर गौर करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर बेस बहुत कम है। फिर गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ टैक्सेस सबसे ज़्यादा है। गवर्नमेंट को कुछ इसी तरफ इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। कैपिटल गेन टैक्स पूरी मार्केट में सबसे ज़्यादा है। फिर इसके साथ साथ हम देखते हैं कि NCCPL फ़ी है, CDC की फीसेज हैं, अदर फीसेज चार्जेस हैं, इवन सिंध गवर्नमेंट के भी कुछ चार्जेस हैं। तो ये कुछ रिड्यूस करें ताकि मार्केट में वॉल्यूम्स आए। जब मार्केट में वॉल्यूम्स आएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा रेवेन्यू जनरेट होना शुरू होगा। बिल्कुल, मार्केट में वॉल्यूम आएंगे तो रेवेन्यू जनरेट होगा, अच्छी बात है, लेकिन वो वॉल्यूम आएंगे कैसे, वॉल्यूम बेहतर कैसे होगा, इसके लिए हुकूमत को पॉलिसी बनानी होगी। और इस वक्त हुकूमत के पास कई चैलेंजेस हैं। जाहिर सी बात है, ट्रेडर्स का प्रोटेस्ट एक सबसे बड़ा चैलेंज है, फ्यूल प्राइसेस को इंक्रीज़ करना एक बड़ा चैलेंज है, तवानाई के टैरिफ में इजाफा एक बड़ा चैलेंज है, IMF की तमाम शराइत को पूरा करना एक बड़ा चैलेंज है, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को बेहतर बनाना एक बड़ा चैलेंज है, सरमायाकारों का एतमाद बहाल करना एक बड़ा चैलेंज है। ये सारे चैलेंजेस हैं हुकूमत के पास। वो एक साथ इन तमाम चैलेंजेस को कैसे हल करेगी, उसके लिए
क्या इकदाम उठाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान के मौशी हालात बेहतर हो। और इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। हमें इजाज़त दीजिए, कल हम फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।